बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो चीज़ चल रही है वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तो तब्दील हो ही गए थे और हफीज़ शेख साहब आ गए थे। तो बाकी चीज़ें थी कि जो मईशत दानों की टीम है, ब्यूरोक्रेट्स जिनको कहा जाता है, टेक्नोक्रेट्स जो इकोनॉमी को डील करते हैं, वो क्यों नहीं तब्दील हो रहे। और अगर देखा जाए तो असद उमर साहब की जो नाकामी थी और उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो असद उमर साहब का कसूर कम था और उनके साथ जो एक ब्यूरोक्रेसी की बाबुओं की टीम थी उनका कसूर ज़्यादा था। असद उमर साहब का इस एतबार से हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि टीम कैप्टन थे और अगर कोई उनकी टीम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई मैच फिक्सिंग कर रहा है, कोई स्पॉट फिक्सिंग कर रहा है, तो वो गवर्नर स्टेट बैंक हैं या चेयरमैन FBR हैं या सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, बाकी लोग हैं, तो उन पे नज़र रखना असद उमर साहब की ज़िम्मेदारी थी। अगर वो इनको ही 2 नंबर इनके साथ कर रहे थे तो फिर ज़ाहिर है कैप्टन पे चीज़ आती है। तो असद उमर साहब को तो कर दिया था तब्दील। एक अहम पोस्ट थी गवर्नर स्टेट बैंक की और दूसरी अहम पोस्ट थी चेयरमैन FBR। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा साहब थे। अब तारिक बाजवा साहब का जो प्रोफाइल देखें और कैरियर देखें तो वो सारे का सारा ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के बहुत ही चहेते अफसर थे। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ 2013 तक। मरकज़ में आए तो उनको सेक्रेटरी फाइनेंस भी रखा गया, फिर चेयरमैन FBR भी रहे। चेयरमैन FBR से रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया। ये PMLN की गवर्नमेंट जाने से पहले लगा के गई थी। गवर्नर स्टेट बैंक यानी कि तारिक बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 23 सेनेटर्स ने। इनके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन भी पास हुई सेनेट में। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुई इनकी जब तकरीरी की गई और वो सेनेट ने पास की कि इनकी अपॉइंटमेंट सही नहीं है, ये उस मयार पे पूरा नहीं उतरते और आइनी तरीक़ाकार जो इख्तियार नहीं किया गया। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ टस से मस नहीं हुई, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया और 23 से ज़ायद सेनेटर्स, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक थी, उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है उनकी अपॉइंटमेंट का। तो इसके बावजूद गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा साहब को तब्दील नहीं किया PTI की गवर्नमेंट ने आके। और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से हमारा इंटरेक्शन हुआ, इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू जो दिया 5-6 एंकर्स को, तो उनमें से इत्तेफाक से मैं भी शामिल था। तो उसी रात बल्कि उसी सुबह डॉलर की कीमत 8 रुपये से 10 रुपये बढ़ गई थी और रुपए की कदर गिर गई थी। रात को उठे हैं तो डॉलर का कुछ और प्राइस थी। सुबह जब रोशनी हुई, सूरज निकला, तो सूरज वो फरमा रहा था कि डॉलर किसी के कंट्रोल में नहीं। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर से हमारी इंटरेक्शन हुआ तो मेरा ही सवाल था। तो हमने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक गवर्नर स्टेट बैंक, ठीक है आपकी पॉलिसी है कि ऑटोनोमस दी हुई है जी, और तो आप, इमरान खान साहब का कहना था कि जनाब हमें तो, मुझे तो 2 दफ़ा जो 8-8, 10-10 रुपए की कीमत में इजाफ़ा हुआ, मुझे तो पता चला मीडिया के ज़रिए। तो गवर्नर स्टेट बैंक गोया उन्होंने ऐसी गोली दी हुई थी असद उमर साहब को भी, क्योंकि असद उमर साहब भी थे बुनियादी तौर पे तो उनके कैप्टन, तो उनको भी नहीं पता था। और गवर्नर स्टेट बैंक ये फ़ैसले कर रहे थे तारिक बाजवा साहब, हैरत अंगेज़ तौर पे। जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि भाई इनको क्यों रखा हुआ है, और ये अदरवाइज़ भी एक दफ़ा और भी 2 दफ़ा PM ऑफिस में इमरान खान साहब से गपशप हुई, तो उसमें भी यही सवाल उठाया गया। उसमें
गवर्नर स्टेट बैंक का था, चेयरमैन FBR का था और आज़म ख़ान साहब का था। ख़ास तौर पे ये सवाल थे कि क्या क्राइटेरिया। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि देखें यही लोग हैं हमारे पास, मुझे जो इनका प्रोफाइल बताया गया है वो है जी बहुत ज़बरदस्त है और ये इकॉनमी को निकाल सकते हैं मुसीबत से। तो इसलिए तो हमने कहा कि ये तो अभी तक कारकर्दगी नहीं दे रहे। तो ख़ान साहब का कहना था कि जनाब अगर नहीं देंगे तो इनको घर भेज देंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले की बात, जब 5-4 महीने पहले की, तो गवर्नर स्टेट बैंक अपने ओहदे पर विराजमान रहे और उनको रिमूव नहीं किया गया और बिल आखिर असद उमर साहब की छुट्टी हो गई, हफीज़ शेख साहब आ गए। तो गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में जो अब मालूमात आई कि जनाब ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी, लीक कर रहे थे और ये किसी और ने नहीं बताया, ये मारवी मेमन बता रही हैं, PMLN की हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये लीकेज जो है वो रुक जाएगी, जो गवर्नर स्टेट जो इकॉनमी के हवाले से लंदन में लीक्स जा रही थी। तो ये भी बात हैरत अंगेज़ थी कि IMF से मुज़ाकरात हों या कुछ और चल रहा हो, तो लंदन में बैठे इसहाक डार साहब जो कि मफरूर हैं, उनके पास इंफॉर्मेशंस A to Z पहुंच रही थी कि डॉलर का रेट कहाँ पे जाएगा, रुपए की कदर कितनी गिरेगी, IMF से क्या बातचीत चल रही है, टैक्स का क्या मामला है। तो जनाब 9 महीने ज़ाया करने के बाद बिल आखिर गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफ़ा ले लिया गया तारिक बाजवा साहब से। तो ये अभी भी जो हम ये कहते हैं ना कि मैच फिक्सर मौजूद हैं सिस्टम में, और वो इन्हीं के लोग हैं सिसिलियन माफिया के और गॉडफादर के। तो ये इसी तरह के लोग हैं। इनके हवाले से अभी ये भी चीज़ कि ये तारिक बाजवा साहब का दिया हुआ फिगर था कि जनाब 200 अरब डॉलर स्विस अकाउंट्स स्विस बैंकों में पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि ये गलतफहमी का नतीजा हो, लेकिन मेरी अपनी इत्तला है कि तारिक बाजवा साहब इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो पार्लियामेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दें या फेडरल कैबिनेट को गलत इन्फॉर्मेशन दें। वो फिगर 200 अरब डॉलर का ही होगा, लेकिन बाद में जब ये सारे जो पॉलिटिकल एलीट है, लूटमार क्लब जो है, जब इन्होंने देखा कि ये फ़िगर तो नहीं जाना चाहिए था बाहर, तो फिर कहा गया कि नहीं गलतफहमी हो गई है, ये फ़िगर सही नहीं है, यह दादा शुमार सही नहीं है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि तारिक बाजवा साहब इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो वफाकी काबीना को और पार्लियामेंट को कोई गलत आदाद शुमार बताएं, जो कि इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट में बताई, क्योंकि उसके बाद तारिक बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो आदाद शुमार सही थे, लेकिन बाद में उस पर पर्दा डाल दिया गया। फिर तारिक बाजवा साहब का तो हो गया। उसके बाद थे चेयरमैन FBR डॉक्टर जहांगीर साहब। अब टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही थी, वो अहदाफ हासिल नहीं हो रहे थे। भाई पिछली गवर्नमेंट में अगर हो रहे थे तो इस गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो रहे थे? वो नीचे जा रहा था, टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा था, जो गवर्नमेंट पॉलिसी देती थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, ना स्टेट बैंक कर रहा था ना FBR वाले कर रहे थे। तो डॉक्टर जहांगीर साहब की अपॉइंटमेंट पे भी यही कहा गया था कि जनाब ये भी उसी शरीफ फैमिली का, उसी PMLN की गवर्नमेंट का ख़ास ऑफिसर है, कैसे लगाया। लेकिन उनको आज़म ख़ान साहब और जो हैं आपके शहजाद साहब जो मुशीर हैं इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, उसकी वजह से अरबाब शहजाद साहब ये उनकी नॉमिनीज़ थे। और ये अरबाब शहजाद साहब से भी हमने एक दफ़ा पूछा था कि जनाब ये क्या, कहते हैं नहीं ये बड़ा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, लेकिन वो भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थे कि इस गवर्नमेंट को फ्लॉप करना है, क्योंकि सिसिलियन माफिया जस्टिस अजमत सईद शेख साहब और चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब अगर वो कहते हैं कि गॉड फादर और सिसिलियन माफिया की तरह चलाया जा रहा है मुल्क, तो ये चीज़ स्टैब्लिश हुई। और मारवी मेमन भी यही कहती हैं कि हर वजारत में इनके लोग मौजूद हैं।
अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं मुझे समझ आ रही कि वो तो तारिक बाजवा साहब के है ही ख़िलाफ़ थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं, हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, पीटीआई के साथ मिल के गई इनके अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़। अब वो भी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। चेयरमैन FBI डॉक्टर जहां ज़ेब, उनको फ़ारिग कर दिया। लेकिन वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 9 महीने का हिसाब कौन देगा जो इकॉनमी का ये सत्यानाश किया है। इमरान खान साहब को मैं एक बात ज़रूर याद करवाऊँगा कि जब हमने कहा था कि ये आपको कौन कह रहा है कि ये बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं और ये ब्यूरोक्रेट इसी को यही हैं जो चंद नाबगे जो उठा लेंगे मईशत को भी और सारे मसाइल, तो उसमें आज़म ख़ान साहब और अरबाज शहज़ाद साहब ये दो ही थे जो उनको ये दे रहे थे लिस्ट तैयार करके। तो जनाब ख़ान साहब से हमारी ये गुजारिश है कि उन्होंने कहा था कि अगर सही काम नहीं करेंगे तो मैं उनको भी फ़ारिग करूँगा और इनको भी फ़ारिग करूँगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये सिलसिला तो शुरू हो गया। अब ख़ान साहब उन लोगों को भी फ़ारिग करें जिन्होंने ये गलत आदमी अपॉइंट करवाए। फिर जब हटाने की बात की जाती थी तो ये लोग तारीफ़ करते थे और इस प्रोसेस को उन्होंने रोका और यहाँ तक रोका कि ये पीटीआई की हुकूमत के गले पड़ गए। एक तो है कि उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का काम है, हमारा नहीं है, कि वो भी देखें अभी उनकी सफ़ों में कुछ हैं। फिर आ जाते हैं जी नए आ गए हैं गवर्नर स्टेट बैंक, आ गए रज़ा बाकर साहब। अब इनकी पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इनकी सर्विस सारी बाहर की IMF के साथ है। अब ये एक नया एक शकूक व शुबहात और सिलसिला शुरू हो गया कि ये IMF के मफाद को, उनके मफादात को, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे बैठ के प्रोटेक्ट करेंगे या फिर पाकिस्तान के मफादात को लेके आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की फ़ायदे में होने वाली शराइत को मनवाएंगे या फिर IMF की जो फ़ायदे की है वो शराइत मनवाएंगे। किस टर्म एंड कंडीशन पे ये बात करेंगे IMF से और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को सही सिमत पर लेके जाएंगे, ये ज़ाहिर है अभी हम तबसरा गुमान नहीं करना चाहिए। ये तो जब उनकी चीज़ें सामने आएंगी और वो वर्किंग उनकी शुरू होगी, मैदान में उतरेंगे तो तब ही हम कुछ कहेंगे। लेकिन फ़िल वक्त ये है कि नतीजा ये है कि वो अंग्रेज़ी का एक मक़ूला स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर शुरू में ही अभी भी हम ख़ान साहब से यही कहेंगे कि वो सारी सिचुएशन को देखें और अभी भी अपने मामलात और हुकूमत भी अपनी गिरफ्त को मजबूत करें, वरना इस तरह के अगर आप गलत ब्यूरोक्रेट और गलत अफसर लगाएंगे, उनका इंतखाब ऐसा होगा तो डेफ़िनेटली उसके नताइज भी फिर उन्हीं को ही भुगतने होंगे, किसी और को नहीं।